नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फ्रांस के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था कि वर्तमान संविधान 1958 में अस्तित्व में आया और इसे बनाने का श्रेय जनरल डी गॉल को दिया जाता है। जनरल डी गॉल की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ही फ्रांस के वर्तमान संविधान का निर्माण किया गया था। फ्रांस के वर्तमान संविधान के इस स्वरूप में आने के लिए जनरल डी गॉल की इच्छा के साथ ही उस संवैधानिक अधिनियम का भी योगदान है जो वर्तमान संविधान के अस्तित्व में आने से 2 माह पूर्व ही पारित किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि फ्रांस का भावी संविधान है वो सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित होगा। वह शक्ति पृथक्करण पर आधारित व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पृथक्करण को व्यवहार में अपनाएगा। भावी संविधान एक गणतंत्रात्मक संविधान होगा। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को उस संवैधानिक अधिनियम में स्थापित कर दिया गया था। और तीसरा, वो तत्कालीन परिस्थितियां थी। फ्रांस की जो अस्थिर सरकारों का जो दौर था, फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था का जो संकट था, राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर बनाने की जो आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति के लिए भी वर्तमान संविधान को कार्य करना था। इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जनरल डी गॉल ने वर्तमान के उस विशिष्ट संविधान का निर्माण किया जो ऐतिहासिक दृष्टि से यदि बात करें या किसी प्रतिमान के आधार पर बात करें तो यह पूर्व में प्रचलित किसी भी संविधान का अनुकरण नहीं है, वरन फ्रांस की आवश्यकताओं के लिए एक बिल्कुल नया प्रयोग इस संविधान के माध्यम से किया गया था। यह संविधान संवैधानिक सिद्धांतों की यदि बात करें तो उनके अनुसार यह कोई उत्कृष्ट संविधान नहीं है और समीक्षक ये कहते हैं कि वर्तमान संविधान फ्रांस के संविधानों में, अब तक के संविधानों में सबसे बुरा संविधान है। इसे अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध राष्ट्रपतीय, संसदीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला, एक अर्ध राजतंत्रात्मक संविधान जैसी संख्याएं भी इसे दी जाती हैं। और साथ ही इसे टेलर मेड फॉर जनरल डी गॉल अर्थात जनरल डी गॉल की व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने वाला संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान की मुख्य विशेषताओं की यदि हम चर्चा करें तो पहली जो विशेषता है वो है लिखित और निर्मित संविधान। इसे 1958 में इसका निर्माण किया गया था और संवैधानिक परामर्शदात्री परिषद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसमें 39 सदस्य थे और उनमें से 26 सदस्य थे वो तत्कालीन संसद के सदस्य थे। इन सदस्यों के द्वारा संविधान का एक मसौदा तैयार किया गया, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उस ड्राफ्ट को फिर जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार जनमत संग्रह में जनता ने इसे भारी मतों से इसके पक्ष में मोहर लगाई और वर्तमान संविधान अस्तित्व में आया। दूसरी विशेषता है संक्षिप्त संविधान। वर्तमान जो संविधान है ये बेहद संक्षिप्त संविधान है और इसे मात्र 1.5 घंटे में आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसकी भाषा बहुत सरल है। इसमें कुल 15 अध्याय हैं तथा यह कुल 92 अनुच्छेदों में बटा हुआ है। इस संविधान में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को छोड़ दिया गया है और बहुत सारे अनावश्यक बातों का भी इसमें जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर के यह संविधान सैद्धांतिक दृष्टि से उत्कृष्ट संविधान नहीं है, किंतु तत्कालीन फ्रांस की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक व्यवहार में काम चलाऊ संविधान इसे कहा जा सकता है।
तीसरी विशेषता है अपेक्षाकृत कठोर संविधान। कठोर संविधान का तात्पर्य होता है कि जिसका आसानी से संशोधन न किया जा सके, और उस दृष्टिकोण से यह एक कठोर संविधानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। इस संविधान में जो संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया ये है कि संशोधन का प्रस्ताव पहले प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा रखे जाने वाले इस प्रस्ताव पर फिर या तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को पुनः प्रस्तावित करता है और या संसद के द्वारा उसे पुनः प्रस्तावित किया जाता है। अर्थात प्रस्ताव की दो चरण हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा, उसके पश्चात या तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा और या संसद उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी। तत्पश्चात वह जो प्रस्ताव है उसे संसद के दोनों सदनों में पारित करने के लिए रखा जाएगा। यदि संसद के दोनों सदन उसे समान रूप से पारित कर दें, अब क्योंकि संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि संसद के कितने सदस्यों के द्वारा उसे पारित किया जाना चाहिए, इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि संसद के सामान्य बहुमत से यदि दोनों सदनों के द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है तब इसे जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। इस प्रकार चौथा जो चरण है वो जनता की राय जानने का है, और इस चौथे चरण में यदि जनता इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेती है तो यह संविधान का संशोधन पारित हो जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान के संशोधन की यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत कठोर और लंबी है। संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रपति को भी कुछ अधिकार दिया गया है, और वो ये है कि यदि राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में यदि चाहे तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को कांग्रेस के रूप में समायोजित करके किसी भी संशोधन का प्रस्ताव पारित करवा सकता है, और ऐसे प्रस्ताव के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। किंतु संविधान राष्ट्रपति पर यह प्रतिबंध लगाता है कि किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को नष्ट नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार से संविधान के लोकतंत्र और गणतंत्र की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। अगली विशेषता है एकात्मक शासन। एकात्मक शासन का अर्थ होता है कि संविधान के द्वारा संपूर्ण शक्तियां केवल एक ही केंद्रीय सरकार को दी गई है और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। पूर्व के संविधानों में भी फ्रांस को एक एकात्मक शासन ही बनाया गया था। वस्तुतः फ्रांस में कभी भी संघात्मक शासन व्यवस्था को समर्थन नहीं मिला। अगली विशेषता है गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। गणतंत्रीय शासन व्यवस्था फ्रांस के जो राज्य क्रांति के जो समर्थक थे उनके लिए एक आकांक्षा के समान थी। वे राजतंत्र को, चाहे वह निरंकुश राजतंत्र है और चाहे वह संवैधानिक राजतंत्र है, ये क्रांतिकारी कभी भी स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए फ्रांस में एक के बाद एक अनेक राज्य क्रांतियाँ होती रहीं, और वर्तमान संविधान इस गणतंत्रीय स्वरूप को न केवल स्थापित करता है वरन यह भी आदेश देता है कि वर्तमान संविधान के इस गणतंत्रीय स्वरूप को किसी भी सरकार या राष्ट्रपति के द्वारा भी बदला नहीं जा सकेगा। गणतंत्रीय स्वरूप का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाएगा। अगली विशेषता है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली।
लोकतंत्र फ्रांस के राज्य क्रांति का एक मुख्य नारा था और क्रांतिकारी यह चाहते थे कि शासन की अंतिम सत्ता जनता के हाथ में हो। यद्यपि अनेक बार ऐसी परिस्थितियां बनी कि फ्रांस में लोकतंत्रीय जो संविधान थे उन्हें समाप्त करके फिर से निरंकुश शासनों की स्थापना की गई। बार बार राजतंत्रों का उदय हुआ और बार बार सेनापतियों के द्वारा सत्ता को हथिया लिया गया। किंतु क्योंकि जनता की यह आकांक्षा थी कि लोकतंत्र ही फ्रांस के संविधान का मूल मंत्र होना चाहिए, इसलिए वर्तमान संविधान यह स्पष्ट व्यवस्था करता है कि यह जो संविधान है यह जनता की राष्ट्रीय संप्रभुता में स्थापित है और इस लोकतंत्रीय स्वरूप को नष्ट नहीं किया जा सकेगा। मताधिकार सार्वभौम होगा और उस सार्वभौमिक मताधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकेगा। अगली विशेषता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। इसका अर्थ यह है कि सरकार अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के सदस्य नहीं होंगे, किंतु इस मामले में यह संविधान विलक्षण है कि पृथक्करणता के सिद्धांत को अपनाते हुए भी सरकार को अर्थात प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। साथ ही राष्ट्रपति नाममात्र का राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, वरन वह एक वास्तविक प्रधान है और यह व्यवस्था भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के अनुरूप ही है। पंचम गणतंत्र के संविधान में पृथक्करण को अपनाते हुए भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन दोनों के ही पदों को संयोजित किया गया है और ये दोनों पद न तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पूर्ण पृथक्करण को व्यवहार में लाने वाले सिद्ध हुए हैं और न ही इन दोनों के पूर्ण एकीकरण की ओर इशारा करते हैं। इसलिए यह एक विलक्षण प्रकार का पृथक्करण है और इसे हम एक अर्ध पृथक्करण की संज्ञा दे सकते हैं। अगली विशेषता है शक्तिशाली राष्ट्रपति। यह फ्रांस के इस नए संविधान की मुख्य विशेषता है और शक्तिशाली राष्ट्रपति को हम पिछली जो फ्रांस की जो व्यवस्थाएं हैं या फ्रांस का जो पिछले 170 वर्षों का जो इतिहास है उसमें इसे कहीं न कहीं देख सकते हैं। चाहे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो, चाहे लुई नेपोलियन का उदय हो, यानी कि क्रांति के पश्चात भी फ्रांस में जब जब मौका मिला तब तब शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष का उदय होता रहा है और जब जब फ्रांस में राष्ट्राध्यक्ष शक्तिशाली नहीं रहे तब तब फ्रांस में राजनीतिक व्यवस्था संकट और अस्थिरता के दौर से गुजरी है। इसलिए जनरल डिगॉल ने यह अनुभव किया कि तीसरे और चौथे गणतंत्रों की असफलता के लिए जो मुख्य कारक उत्तरदायी था वह एक कमज़ोर राष्ट्राध्यक्ष का होना ही था। इसलिए यदि फ्रांस को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अस्तित्व में लाना है तो एक शक्तिशाली राष्ट्रपति का होना आवश्यक है। यह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय जो परिषद है उसका जो निम्न सदन है उसे भंग कर सकता है और उसे इतनी महान संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं जिनका प्रयोग वह अपने स्वविवेक से कर सकता है। संकटकाल के समय राष्ट्रपति एक स्वयंभू राष्ट्रपति तक भी बन सकता है। राजनीतिक दलों की भूमिका पर बल दिया जाना, यह एक विलक्षण विशेषता है।
क्योंकि अन्य देशों के संविधानों में राजनीतिक दलों को संवैधानिक स्थिति नहीं दी गई है। अर्थात भारत, अमेरिका और अन्य देशों में राजनीतिक दलों का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। किंतु फ्रांस का संविधान ये कहता है कि राजनीतिक दल फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के स्वाभाविक अंग हैं कि और यह भी कहा गया है कि राजनीतिक दलों को एक लोकतांत्रिक और प्रतियोगिता पर आधारित सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि कोई भी एक राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक दलों के ऊपर निरंकुशता को स्थापित नहीं कर सकता। यहाँ स्पष्ट इशारा साम्यवादी दल के उभार को रोकने से है। अर्थात फ्रांस में एक प्रतियोगिता पर आधारित बहुदलीय प्रणाली की ओर संकेत किया गया है और फ्रांस में इस संवैधानिक प्रावधान के कारण ही एक बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है। वहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका के विपरीत और भारत के समान बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। अगली विशेषता है संविधान परिषद जैसी अद्भुत संस्था। संविधान परिषद फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था की एक विलक्षण विशेषता है। इसका जिक्र अन्य किसी भी देश के संविधान में नहीं है। यह न तो पूरी तरह से न्यायपालिका के समान है और न ही यह पूरी तरह से संविधान सभा के समान है, वरन यह इन दोनों का मिश्रण है। और इसकी भूमिका यह है कि संविधान परिषद एक स्थायी संस्था है और एक बार बनने के बाद इसे कभी भी हटाया नहीं जा सकता। जब से संविधान बना है तब से यह निरंतर अस्तित्व में रहेगी। इसके सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष है और जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रति 3 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करेंगे। संविधान परिषद एक स्थायी संस्था है और इसकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके 4 अलग अलग कार्य हैं। पहला कार्य राष्ट्रपति के चुनाव और जनमत संग्रह की व्यवस्था करना। दूसरा कार्य जो संविधान के जो मूलभूत नियम हैं उन मूलभूत नियमों की व्याख्या करना और उनके संवैधानिकता के प्रश्न पर विचार करना। जो तीसरी इसकी विशेषता है वो ये है कि जब राष्ट्रपति अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उस समय राष्ट्रपति को परामर्श देना। और चौथी विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते अथवा किसी नियम को लागू करवाना। इस प्रकार से एक प्रकार से यह संविधान के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी एक संस्था है। अगली विशेषता है समुदाय। समुदाय अथवा कम्युनिटी फ्रांस के संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है और समुदाय का अर्थ है फ्रांस के अधीन जितने भी उपनिवेश हैं उन उपनिवेशों के साथ फ्रांस की केंद्रीय सरकार के संबंधों का विश्लेषण करना। अर्थात समुदाय फ्रांस तथा इसके उपनिवेशों को मिलाकर बनने वाला एक व्यापक समुदाय है और यह फ्रांस के संविधान निर्माताओं के द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि फ्रांस के जो उपनिवेश हैं उपनिवेशों की जनता के साथ तर्कसंगत रूप से फ्रांस के संविधान जो संबंध है वो स्थापित रहेंगे। किंतु समुदाय की ये व्यवस्था फ्रांस के उपनिवेशों को स्वतंत्रता की मांग करने से नहीं रोक पाई और ये जो उपनिवेश हैं ये एक के बाद एक सब स्वतंत्र होते चले गए। आज समुदाय की ये जो व्यवस्था है यह एक नाम मात्र की और मृत व्यवस्था है
व्यवहार में इसकी कोई उपादेयता नहीं। अगली विशेषता है द्विसदनात्मक विधायिका। फ्रांस में द्विसदनात्मक संसद को स्थापित किया गया है। इसका उच्च सदन सीनेट कहा जाता है और इसका जो निम्न सदन है उसे राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है या राष्ट्रीय सभा भी इसे कहा जाता है। सीनेट का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और राष्ट्रीय सभा का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। इन दोनों की शक्तियाँ लगभग एक समान हैं और यह कहा जा सकता है कि इस वर्तमान संविधान में यह जो द्विसदनात्मक संसद है यह पूर्व संविधानों की अपेक्षाकृत एक कमज़ोर संसद है और राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली हो गया है। अगली विशेषता है विलक्षण न्याय व्यवस्था। विलक्षण न्याय व्यवस्था का तात्पर्य ये है कि फ्रांस में न्यायपालिका को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है जितना अमेरिका की न्यायपालिका को है, क्योंकि संविधान की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो वहाँ की न्यायपालिका को नहीं है। उसका कार्य केवल नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है। दूसरे, वहाँ की जो न्यायपालिका है वो दो भागों में बटी हुई है। प्रशासकीय न्याय का सिद्धांत वहाँ पर चलता है और उसके अंतर्गत न्यायपालिका प्रशासकीय न्यायालयों से पृथक है और सरकारी विभाग से संबंधित न्याय का कार्य इस स्वतंत्र न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए फ्रांस के संविधान के बारे में या न्यायपालिका के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ की न्यायपालिका का महत्व उतना ही है जैसा किसी अन्य देश में किसी अन्य सरकारी व्यवस्था का या डाक खाने की या रेलवे की व्यवस्था का प्रबंध करने जैसा होता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका फ्रांस की जनता की आदत नहीं है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है राष्ट्रपति और संसदात्मक पद्धतियों का मिश्रण। जैसा कि हम कह चुके हैं कि वहाँ पर एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की व्यवस्था है जो अमेरिका की याद दिलाता है। वहाँ पर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है जो ब्रिटेन के संविधान के अनुरूप है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के सदस्य नहीं हैं। यह व्यवस्था अमेरिका के अनुरूप है, किंतु प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। यह व्यवस्था ब्रिटेन के अनुरूप है। वे संसद के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देते हैं, अपनी आलोचनाओं का जवाब देते हैं और संसद के द्वारा जो अंतिम जिम्मेदारी होती है उसका पालन भी संसद के द्वारा इनसे करवाया जाता है। इस तरह से पंचम गणतंत्र का जो संविधान है उसमें अमेरिका और ब्रिटेन इन दोनों की ही व्यवस्थाओं को अपनाया गया है, किंतु इसका जो झुकाव है वो अमेरिका की तरह की राष्ट्रपतीय प्रणाली की तरफ है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस का जो संविधान है वो किन्हीं सैद्धांतिक या कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनाया गया है, वरन तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला संविधान है। और इस संविधान को बनाने का जो एकमात्र लक्ष्य था वो था फ्रांस को अस्थिरता के दौर से बाहर निकालना। और ऐसा लगता है कि एक बुरे प्रारूप के बावजूद भी फ्रांस का संविधान इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हुआ है। और भविष्य में कोई नया संविधान अस्तित्व में नहीं आएगा, वर्तमान संविधान ही कार्य करता रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। धन्यवाद।